बहुत शुक्रिया नंदिता, बहुत शुक्रिया सेव रिव्यू फोरम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सभा को आयोजित करने के लिए और एक ऐसा मौका निकालने के लिए जब हम एक दूसरे से मिल सकें, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस वक्त कोरोना की चौथी लहर आने की खबर है कि हम सब एक दूसरे से मिलना जुलना ना छोड़ें और एक दूसरे से बातचीत करना ना छोड़ें, क्योंकि कोशिश यही है कि विश्वविद्यालय जिसका पहला अर्थ है एक ऐसी जगह बनाना जिसमें अलग अलग भाषाओं, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग परंपराओं से नौजवान आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों की अदला बदली करते हैं, संवाद करते हैं और एक तरह से जनतांत्रिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो हमें सोचने की आज़ादी ही नहीं देता है, बल्कि जो हम सोचते हैं उसे जाहिर करने की भी आज़ादी देता है। कक्षाएं सिर्फ ये नहीं हैं कि अध्यापक एक आधिकारिक विचार लेकर आपके पास आए और आपसे कहे कि आप इस पर यकीन करें। अच्छी कक्षाएं वे हैं जिनमें छात्र और अध्यापक मिलकर विचार विमर्श करते हैं और आप अपनी असहमतियां व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए आमतौर पर कक्षाओं को और विश्वविद्यालयों को सुरक्षित जगह होना चाहिए जिनमें छात्रों को इस बात का पूरा यकीन हो कि वो जो कहेंगे उनको सुना जाएगा और उन पर कोई एक विचार आरोपित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। हम सब लोग मिलकर नई शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने बहुत विश्लेषणात्मक अंदाज में यह बतलाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि क्यों नई शिक्षा नीति अतार्किक है। मैं साहित्य का छात्र हूं और पाठक हूं और मेरे दिमाग में पहला प्रश्न यह आया, और यह सरकार जो 2014 से चल रही है, यह जब भी किसी नीति जैसी किसी चीज को प्रस्तावित करती है तो मेरे दिमाग में साहित्य के पाठक के रूप में विचार आता है कि जैसे आप अंग्रेजी में एविल कहते हैं, तो क्या एविल कुछ भी अच्छा कर सकता है? अगर हम यह जानते हैं कि हमारे देश पर एक एविल सत्ता है, एक शैतानी हुकूमत है, तो आप उससे किसी अच्छे कदम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपको यह कह सकता है कि आपने बिना विश्लेषण किए अपना मत दे दिया। लेकिन मेरे दिमाग में यह सवाल है कि क्या आप किसी शैतानी सत्ता से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई अच्छा कदम उठा सकती है? एक और दूसरे, अगर आप 2014 से आज तक इस सरकार के कार्य क्रियाकलाप को देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि यह सरकार दरअसल हमेशा ही जिस चीज में व्यस्त रहती है वह है राजनीति। नीति कभी भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो यह जो भी करती है उसकी राजनीति को समझना बहुत ही आवश्यक है और नीति शब्द के भुलावे में पढ़कर उसका विश्लेषण करने में अपनी ताकत लगा देना और यह बताना कि कैसे अतार्किक है और इसमें क्या तार्किक हो सकता है, इसमें ये बिंदु हैं जिनको लागू कर सकते हैं, जैसा हमारे बहुत सारे शिक्षाविदों ने करने का प्रयास किया। उन्होंने एक अच्छे भले विद्यार्थी की तरह, जैसा हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर चीज के अच्छे पहलू होते हैं और बुरे पहलू होते हैं, वैसे इस नीति की कुछ अच्छे पहलुओं को खोजने की कोशिश की। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि देखिए इन्होंने विविधता की बात की है, ये कितनी अच्छी बात है। कुछ ने कहा कि देखिए इन्होंने स्वायत्तता की बात की है, ये कितनी अच्छी बात है। स्वायत्तता का अर्थ क्या है? हम सारे लोग यहाँ आर्ट्स फैकल्टी गेट पर क्यों इकट्ठा हैं? क्यों हम आर्ट्स फैकल्टी में 22 नंबर कमरे में नहीं? क्यों हमें इसका कनेक्शन लेने में, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में 45 मिनट लगे? वो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। हम इस विश्वविद्यालय के हैं, मैं इस फैकल्टी का हूं। क्यों हमें यह अधिकार नहीं है कि यह हम सभा विश्वविद्यालय के किसी हॉल में कर सकें? क्यों हमें इसकी कभी जगह नहीं मिलती है? और पिछले 7 वर्षों से
किसी भी तरह कहीं भी हॉल मिलना असंभव हो गया है। क्यों ऐसा होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया इस्लामिया में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में, जहाँ के छात्रों ने मुझे आमंत्रित किया कि आपको आना है, और एक दिन पहले तक वो लगातार माफी मांगते रहे कि कुलपति हमसे मिलने से बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ नियम बना दिया गया है कि यहाँ कोई भी सभा आप बिना कुलपति की अनुमति के नहीं कर सकते। उसके बाद मैं उस नीति के दस्तावेज का क्या करूं जिसमें स्वायत्तता नाम का शब्द लिखा हो, क्योंकि एक तरफ आप नई शिक्षा नीति का यह दस्तावेज लेकर आए हैं और उस पर साथ पूरे समाज से कह रहे हैं कि वो बहस करे, और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय एक रेजिमेंटेड जगह में बदल दिए गए, जहां हमें विचार विमर्श की आजादी नहीं है, जहां आप कुछ शिक्षकों को, कुछ विद्वानों को, कुछ व्यक्तियों को बुला नहीं सकते। मनोज झा जी यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर मनोज झा जो यहीं के अध्यापक हैं, और उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजेस ने बुलाया और उसके बाद माफी मांगी। तो किसी भी दस्तावेज की परीक्षा अगर करनी हो तो परीक्षा करने का सीधा सा तरीका यह है कि आप देखें कि जमीन पर क्या हो रहा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये कहता है कि आप पूरे देश में एक ही प्रकार की पाठ्यचर्या लागू करेंगे, 80% पाठ्यचर्या, अगर मैं गलत नहीं हूं तो केंद्रीय स्तर पर बनाई जाएगी और 20% आप बनाएंगे। अगर यह कहा जाता है, अगर हर 15 दिन में एक परिपत्र पहुंचता है विभाग को जो भेजा गया है विश्वविद्यालय से, यह कहकर कि आपको इस विषय पर विचार करके हाँ कहना है, तो फिर मैं विचार कैसे कर रहा हूं अगर मुझे हाँ ही कहना। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक ऐसी बैठक का हिस्सा रहा हूं जिसने एक निर्णय लिया विभाग में, और अगले दिन विभागाध्यक्ष बेचारे को बैठक दोबारा करनी पड़ी क्योंकि उसमें हाँ नहीं कहा गया था, और उनको हाँ कहना पड़ा क्योंकि विश्वविद्यालय ने कहा कि ये आपने क्या किया, ये तो आप विचार विमर्श करने लगे, आपसे हाँ करने के लिए कहा गया। तो आप नीति का दस्तावेज प्रस्तुत करें और उसमें पर उसके नुक्तों को निकाल कर हम बहस करें, और हम देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय पूरी तरह से बदल चुके हैं। उस सच्चाई को देखना बहुत आवश्यक है, इस फंदे में फंसने की जगह कि हम इसका विश्लेषण करें। और ये इसलिए व्यर्थ है मेरे हिसाब से कि यह दस्तावेज संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया। संसद में सांसदों ने इस पर विचार नहीं किया। इसके पहले 1986 का नई शिक्षा नीति का दस्तावेज आया था, वो एक लंबी प्रक्रिया थी, और उसके बाद नई शिक्षा नीति लागू कैसे होगी इस पर तत्कालीन सरकार ने प्रोग्राम ऑफ एक्शन जारी किया। अगर कोई भी राष्ट्रीय नीति आप बनाते हैं, इतना बड़ा बदलाव करते हैं, और उसमें संसद की भागीदारी बिल्कुल नहीं है, तो उसे हम कैसे माने कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। एक दूसरे कि शिक्षा समवर्ती सूची पर है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब भी बनेगी तो वह केंद्रीय स्तर से नहीं बनेगी, वह हमेशा इस संघीय ढांचे को ध्यान में रखते बनेगी। क्योंकि यह ध्यान रखना चाहिए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन इस देश के अधिकतर छात्र यानी बहुलांश इस देश के नौजवानों का राज्य के विश्वविद्यालयों में, राज्यों के विश्वविद्यालय, और राज्यों के वे विश्वविद्यालय कैसे चलेंगे, वहां की उच्च शिक्षा कैसे चलेगी, वहां के कॉलेजेस कैसे चलेंगे, इस पर अगर केंद्रीय स्तर से कोई निर्देश सिर्फ जाता रहेगा तो इसका मतलब इस संघीय ढांचे का कोई अर्थ नहीं हुआ, और जो संवैधानिक व्यवस्था है यानी शिक्षा समवर्ती सूची में है उसका भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो व्यर्थ हो गया। तो इस शिक्षा नीति को बनाने की प्रक्रिया पर भी हमें विचार करना चाहिए, वो कैसे बनी है और क्यों ये कहा जा रहा है बिना किसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के। हर विश्वविद्यालय यह कह रहा है, वह जो भी कदम उठाता है उसको वो घोषित कर देता है कि ये नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। फर्ज कीजिए यहां अचानक कोई एक झंडा लग गया तो उसके बारे में भी हो सकता है एक सभा करके कहा जाए कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए झंडा लगाया गया, और ऐसा हुआ है, लग रहा होगा। तो अर्थ सिर्फ यह है कि यह मान के यह सरकार चल रही है
कि इस देश के छात्र और शिक्षक मूर्ख हैं, जो कि शायद हम लोग नहीं हैं। और अगर नहीं हैं तो हमें यह बताना चाहिए कि इस मजाक को हम मजाक ही समझते हैं, लेकिन यह मजाक गंभीर है। और वह इसलिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हाल में जो घोषणाएं की, जिनमें एक का विश्लेषण प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने किया या शायद दोनों का किया हो, वह 4 साल के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम का, जिसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ वर्ष पहले एक लंबा संघर्ष चल चुका है और इसी सरकार ने उस पाठ्यक्रम को वापस लिया और वह पाठ्यक्रम अब पहले से भी पूरे रूप में केंद्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। और सतीश ने इस बात को समझाया और मैं बहुत ही संक्षेप में उसको दोहरा रहा हूं कि यदि आप एक पाठ्यक्रम बना रहे हैं जो एक पूरा पाठ्यक्रम है, तो आप ये नहीं कर सकते कि एक कागज का एक टुकड़ा फाड़कर और कहें ये रहा आपका पहले साल का सर्टिफिकेट, और फिर उसका आधा टुकड़ा फाड़कर कहें कि ये रहा आप 2 साल करने पर आपका सर्टिफिकेट। क्योंकि जब मैं वो एक टुकड़ा लेकर जाऊंगा तो बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं होगी, वो कुछ भी सिग्नल नहीं करेगा किसी भी एम्प्लॉयर को, क्योंकि आप कोई एक पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स करके नहीं आए हैं, आप एक टुकड़ा लेकर निकल आए। उसी तरह दूसरे साल दूसरा टुकड़ा लेकर निकल आए। यह कैसे किया जा सकता है? किसी भी विवेक सम्मत तरीके से इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह किया गया और इसको लोग लागू कर रहे हैं और इसके लिए काफी ग्लैमरस तरीके से बातें की जा रही हैं कि ये कितना जनतांत्रिक है। छात्रों को यह कहा जा रहा है अब आपको शिक्षकों की तानाशाही से मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि अब आप ही तय करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। आपके सामने एक मेन्यू दे दिया जाएगा और आप उसमें से चुन लेंगे कि आप अपनी प्लेट बनाएंगे, ये प्लेट है, ये मुझे पढ़ना है। तो शिक्षा जो हमेशा माना जाता है कि जिसे हम कहते हैं कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लेते हैं, 12वीं के बाद कोई छात्र या छात्र आए और उसे यह कहा जाए कि वो तय करेगा कि उसे किस प्रकार का करिकुलम या किस प्रकार का सिलेबस पढ़ना है, वो खुद ही तय करेगा और शिक्षक की सत्ता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसमें जनतांत्रिकता का धोखा तो है, लेकिन हम जानते हैं कि हो क्या रहा है। और उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम की जो चीज लागू की जा रही है, उसके लागू करने के तरीके के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे सिर्फ 3 महीनों में आप एक इतना बड़ा निर्णय पूरे भारत के लिए लेने जा रहे हैं। और ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि उनको ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है। ओवरवेलमिंग सपोर्ट, अपने गुलामों से ओवरवेलमिंग सपोर्ट। विश्वविद्यालयों को जब हाँ के अलावा कुछ कहना ही नहीं है तो सपोर्ट ओवरवेलमिंग ही रहेगा हर जगह से। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय भी कह सकता है हर विभाग से हमें यस मिला है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। तो इस पूरे परिदृश्य को और इस पूरे परिप्रेक्ष्य को और इस संदर्भ को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बाद सबसे पहली चीज हुई, और ये बहुत अजीब सी चीज थी, कि मैं अपने एक सहकर्मी से इसके बारे में बात कर रहा था और मैंने अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप खोलते ही जो पहली चीज मुझे दिखाई पड़ी वो क्रैश कोर्स था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कंप्यूटर भी इंटरनेट भी मेरा दिमाग पढ़ रहा था। और पूरे भारत का कोटाकरण सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बाद और तेजी से होगा। और अब जो कल हमने खबर पढ़ी है वो यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि अब परास्नातक स्तर पर भी, यानी मास्टर्स के स्तर पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। और यह भी घोषणा की गई है 4 साल के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के बाद कि परास्नातक यानी मास्टर्स के कोर्सेज 1 साल के कर दिए जाएंगे। इन सब के बाद हिंदुस्तान की डिग्रियों की, क्योंकि आजकल हम सारे लोग पूरी दुनिया के संदर्भ में बात करते हैं, तो बाहर के मुल्कों में क्या कीमत रह जाएगी इसको समझना बहुत ही आसान है। एक तरह से ये पूरी शिक्षा एक मजाक है, या
इसके साथ साथ जो बनेगा वह मजाक होगा, वो पाठ्यक्रम मजाक होगा, वो पाठ्यचर्या मजाक होगी, वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट, वो डिप्लोमा जो आप लेकर निकलेंगे, वो सब का सब मजाक होगा। और यह एक खुलेआम धोखाधड़ी है जो यह सरकार, आप और हम और आप आंखें खुली रहते हुए अपने साथ ये धोखा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैं, अगर सच कहिए तो जब पहली बार, और मैं सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूं और, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनने की यात्रा को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस सरकार के आने के बाद तुरंत घोषणा हुई थी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा। एक समिति बनी, उसने काम किया और उसने डॉक्यूमेंट जमा किया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उस डॉक्यूमेंट को जारी करने से इनकार कर दिया। उस समिति के सदस्यों ने धमकी दी कि हम जारी कर देंगे खुद। उसके बाद उन्हें ही सार्वजनिक तौर पे डांट लगाई गई और वह पूरा दस्तावेज रद्द कर दिया। तकरीबन 250-300 पृष्ठों का दस्तावेज था, जो सुब्रमण्यम कमेटी का दस्तावेज था। उसके बाद एक संक्षिप्त रूप 60 पृष्ठों का या 57 पृष्ठों का वेबसाइट पर लगाया गया, जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था, जिसे समझना बहुत मुश्किल था कि वो कैसे किया गया। और उसके बाद फिर एक कवायद शुरू की गई और जिसमें फिर 250 या 300 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया गया और फिर एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया। इन दस्तावेजों को पढ़ना अपने आप में एक शिक्षा है, क्योंकि अगर आप इन दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो आप यह पता चलेगा कि जो इसे लिख रहा है वो किस प्रकार का दिमाग है, या जो लोग इसको लिख रहे हैं वो किस तरह के दिमाग है। और उन्होंने ये मान लिया है कि अब भारतवर्ष में कोई नहीं है जो इसको पढ़कर और ये कहेगा कि यह एक तरह की बकवास है और झाग ही झाग है और इसमें कोई तत्व नहीं। तो उस पूरी प्रक्रिया को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, जो प्रक्रिया इस सरकार ने इस नीति को बनाने के लिए की, और उसमें क्यों उसने संसद को शामिल नहीं किया और क्यों उसने संघीय स्तर पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हम जरूर नई शिक्षा नीति पर बात करें। सतीश ने कहा किसी भी नीति की जांच इस बात से होती है कि आप उस पर पैसा कितना लगाते हैं। असल चीज ये है कि मैं देखूंगा आपके बजट में क्या है, और पिछले 7 वर्षों का बजट, उसका जो विश्लेषण है, उससे यह पता चलता है कि उच्च शिक्षा पर बजट लगातार कम होता चला जाता है। इस देश के राज्यों के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां विभाग के विभाग पूरी तरह से खाली हैं। कई केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां विभाग के विभागों में शिक्षक नहीं है, पुस्तकालयों में किताबें नहीं आ रही हैं, प्रयोगशालाएं ठप पड़ी हुई हैं। तो एक तरफ अगर आप बजट घटाते जाएंगे और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों का गला घोंट देंगे, उनके पुस्तकालयों में कुछ नहीं रहेगा, उनकी प्रयोगशालाओं में कुछ नहीं रहेगा, उनके पास शिक्षक नहीं रहेंगे, उनसे यह कहा जाएगा कि 25,000 रुपये प्रति माह में आप शिक्षक रख लीजिए और काम चला लीजिए। तो उसके बाद शिक्षा नीति के दस्तावेज पर बहस करने का अर्थ ही क्या रहेगा। हमें कुछ इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। और पहला और आखिरी, जैसा मैंने कहा, इस प्रश्न पर कि क्या एक शैतानी दिमाग कोई अच्छा काम कर सकता है।